तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है क्यू ने शाओयू को बहुत आसानी से हरा दिया था, जिस वजह से एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई थी। और उसी रात क्यू ने अपने सारे पैसे निकाले और श्रीजान की ट्रेन पकड़ ली। ट्रेन में चढ़ते ही क्यू को कल की लड़ाई से जो भी टेंशन था वो धीरे धीरे करके गायब हो गया। तभी हमें क्यू दिखाया जाता है जो कि अपने केबिन में लेटा हुआ होता है और कह रहा होता है, ये सही नहीं है, मेरे रूम का 1 महीने का किराया 500 युआन था, पर इस ट्रेन का टिकट 800 युआन का है। नहीं 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 नहीं, मैं इस टिकट को ऐसे बर्बाद नहीं होने दे सकता, मैं पूरे पैसे वसूल करूंगा। चलो थोड़ी सुंदर लड़कियां ताड़ता हूँ। ये कहकर क्यू दूसरों के केबिन में झांकने लगता है, जहाँ उसे सबसे पहले एक बुढ़िया नजर आती है जो कह रही होती है, आखिरी बार मैं जाम्बई 30 साल पहले गई थी। और उसके अलावा 2 अजीब गरीब औरतें जो उस बुढ़िया की तरह सेम बकवास कर रही हैं, तो बताना ज़रूरी नहीं है इनके बारे में। और इन सभी को देखकर क्यू की आंखों में दर्द हो गया होता है और तभी वो कहता है, ये बेकार सा टिकट, क्या मैंने इसके लिए 800 युआन दिए हैं? यहाँ तक कि यहाँ कोई एक सुंदर लड़की भी नहीं है। तभी एक घर घराहट की आवाज़ आती है और क्यू सामने की ओर देखता है, जहाँ पर एक माल मेरा मतलब एक लड़की खड़ी होती है, जिसे देखकर क्यू सोच रहा होता है, ये लड़की तो बिल्कुल माल है, ये तो यही रुक गई है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये मेरे केबिन में ही आ रही हो? उसे देखकर क्यू की राल टपक रही होती है और वो कहता है, हेलो प्यारी लड़की, क्या तुम भी इसी केबिन में हो? तभी वो लड़की ऊपर क्यू की तरफ देखती है जो कि उसे भूखे भेड़िए की तरह घूरे जा रहा होता है, यहाँ तक कि अपने पलके भी नहीं झपका रहा होता है। और वो लड़की कहती है, हाँ अंकल, मेरा केबिन भी यही है और आपकी आंखें गुलाबी हो चुकी है, क्या आपकी आंखों में कोई तकलीफ है? मेरे पास आई ड्रॉप्स है। उसकी बातें क्यू को बिल्कुल कांटों की तरह चुभी होती है। तभी वो अपनी आंखें साफ करता है और खड़े होकर कहता है, प्यारी लड़की, मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है और तुम जरा करीब आकर देखो, क्या मैं तुम्हें कोई अधेड़ उम्र का अंकल दिखता हूँ? जिसके जवाब में वो लड़की कहती है, माफ़ करना, मैं यहाँ नीचे से ठीक से देख नहीं पाई, पर अगर आप ऐसे ही आंखें फाड़ कर देखते रहेंगे तो आपकी आंखें जल्दी दोबारा से सूख जाएगी। और हाँ, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। पर हमारे दरिंदे क्यू को ये सब कहाँ सुनाई दे रहा होता है, वो तो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ होता है। यार ये कितनी सुंदर और मासूम है, मेरा तो दिल आ गया है इस पे। और वो अभी भी उस लड़की को किसी भूखे भेड़िए की तरह घूर के देख रहा होता है। तभी वो लड़की क्यू से कहती है, क्या आपको ऊंचाई की बीमारी है? तभी क्यू अपने 250-250 ग्राम के डोले दिखाते हुए कहता है, क्या ऊंचाई की बीमारी? मुझे ऊंचाई की बीमारी कैसे हो सकती है? मैं तो बहुत ही हट्टा कट्टा हूँ, ये देखो मेरे 250 किलो के डोले। तभी वो लड़की हंसते हुए बोलती है, तो फिर तुम पानी क्यों टपका रहे हो? जिसके जवाब में क्यू कहता है, क्या मेरा पानी टपक रहा है? ओह अच्छा, मेरा सलाइवा निकल रहा है, रुको अभी मैं पहुँच लेता हूँ। और वो लड़की कहती है, वैसे अंकल नहीं ब्रदर, क्या आप मेरा सामान ऊपर रखने में मदद कर सकते हैं? और क्यू कहता है, कोई बात नहीं, इसे मुझ पर छोड़ दो। सामान ऊपर रखवाने के बाद भी क्यू ऊपर देख रहा होता है और कहता है, क्या बात है, इसने तो अंदर भी सफ़ेद कपड़े पहने हैं, ये लड़की तो भोली लड़कियों में भी सबसे भोली लड़की है। तभी वो लड़की ऊपर से क्यू से कहती है, मेरा नाम शुई यू है और आपका? और मैं इसे सिर्फ शुई बुलाने वाला हूँ, नहीं तो यू में कंफ्यूजन होगा। तभी क्यू ऊपर चढ़कर अपनी सीट पर बैठ जाता है और कहता है, मेरा नाम क्यू है, क्या कोइंसिडेंस है, हम दोनों के नाम में यू आता है, हम कितने किस्मत वाले हैं। तभी शुई क्यू से पूछती है, आप शीजान क्यों जा रहे हैं? मुझे गेस करने दीजिए आप क्या काम करते हैं। मेरा मानना है कि आपका ड्रेसिंग सेंस आजकल फैशन में है, तो आप एक आर्टिस्ट हो सकते हैं। जो सुनकर क्यू कहता है, आर्टिस्ट? तुमने मुझे बिल्कुल सही पहचाना, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। और वो मन ही मन कह रहा होता है, जब बात डींगे हाँकने की आती है तब मैं कभी किसी से नहीं हार सकता। और तभी शुई कहती है, क्या सच में? मैंने पहली बार सही गेस किया है। एक आर्टिस्ट के साथ ट्रेन में सफ़र करना, ये तो मेरे लिए सम्मान की बात है। आपकी आर्ट फील्ड क्या है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? और क्यू सोच रहा होता है, ये एक के बाद एक सवाल पूछे जा रही है, कहीं मैं कोई गलती ना कर दूं। तभी क्यू कहता है, मेरी फील्ड इतनी खास नहीं है। और शुई कहती है, फिर भी बताओ बताओ। और क्यू फुल कॉन्फिडेंस से कह देता है, मैं एक एनाटॉमी आर्टिस्ट हूँ। तभी वहाँ पर सन्नाटा छा जाता है और शुई समझ चुकी होती है कि क्यू एक ठरकी है। और मैं बता दूं, एनाटॉमी आर्टिस्ट मतलब शारीरिक कलाकार होता है। तभी हमें बताया जाता है क्यू जो कि एक गैंगस्टर की तरह पला बड़ा है, उसने इस बार बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। और क्यू शुई से कह रहा होता है, शीजान पहुंचने तक क्यों ना हम खूब सारी बातचीत कर लें, मैं एनाटॉमी आर्ट्स में बहुत अच्छा हूँ। इसके बाद क्यू ने शुई को अपने बनाए हुए एनाटॉमी आर्ट्स के बारे में बताया और शुई ने शर्म से अपने आप को रजाई से ढक लिया और सो गई। तभी ट्रेन चल पड़ती है, ऑलमोस्ट सभी लोग सो जाते हैं, पर क्यू आने वाले ट्रेन अटेंडेंस पर अपनी गंदी नजर डालता है। पर सभी न्यू रेलवे लाइंस के अटेंडेंस रिटायर्ड सोल्जर्स हैं, जो कि सभी हट्टे कट्टे मुस्टंडे हैं। और वो लोग क्यू को देखकर कहते हैं, लड़के अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो तुम कर क्या रहे हो? जिसके जवाब में क्यू घबराते हुए कहता है, नहीं कुछ नहीं। मुस्टंडे अटेंडेंस और कंडक्टर को देखकर क्यू की आखिरी उम्मीद भी टूट गई और वो बाद में सो गया। तभी हमें एक जंगल दिखाया जाता है जहाँ क्यू अपने सोल स्टेट में होता है और कहता है, क्या हो रहा है ये, और मैं उड़ कैसे रहा हूँ? तभी उसे सामने कुछ देसी अजूबे नजर आते हैं और वो कहता है, ये कौन सी जगह है? जहाँ उसके सामने ताजमहल होता है और उसे एक आवाज आती है। और क्यू कहता है, क्या अभी किसी ने मेरा नाम लिया? और ये महल मुझसे दूर कैसे जाता जा रहा है? तभी उसे वो आवाज़ फिर से आती है, आ जाओ,
मेरे पास आ जाओ, आपके पार्टनर को आपकी ज़रूरत है। तभी क्वीयू कहता है, ये आवाज़ कितनी स्मूथ है, मुझे बहुत कंफर्टेबल लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, मेरे सपनों में ट्रेन के मुस्टंडों की आवाज़ क्यों आ रही है? मैं तो एकदम प्योर मेल हूँ, तो मेरे सपनों में ये मुस्टंडे मुझे क्यों बुला रहे हैं? तभी क्वीयू की नींद खुल जाती है ये कहते हुए, वो लोग मुझे बुला रहे हैं, वो लोग मुझे बुला रहे हैं। और क्वीयू बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है। तभी वहाँ पर शुई आती है और कहती है, क्वीयू आखिर तुम जाग गए, क्या अब तुम बेहतर महसूस कर रहे हो? और क्वीयू कहता है, शुई ये कौन सी जगह है? जिसके जवाब में शुई कहती है, हॉस्पिटल। मैंने कभी कोई ऐसा नहीं देखा जो तुमसे ज्यादा सो सकता हो क्वीयू। तभी क्वीयू कहता है, क्या मैं बहुत देर से सो रहा था? और शुई कहती है, अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो तुम हॉस्पिटल में थोड़ी ना होते। तुम पिछले 30 घंटे से लगातार सो रहे थे, कुछ घंटों में हम शीजान पहुंच जाएंगे, और अगर तुम अभी नहीं उठते तो शीजान से पहले वाले स्टेशन पर तुम्हें अटेंडेंस हॉस्पिटल छोड़ देते। वो तो अच्छा ही कि मैं एक डॉक्टर हूँ, तुम्हारी पल्स बिल्कुल नॉर्मल है और तुम्हें कोई दिक्कत भी नहीं है। तभी क्वीयू कहता है, 30 घंटे से, और सोचने लगता है, मैंने एक छोटा सा सपना देखा और 30 घंटे बीत गए और अभी भी वो सपना मुझे क्लियरली याद है। और वो फिर से कहता है, 30 घंटे। जो सुनकर शुई कहती है, क्या हुआ? तभी क्वीयू कहता है, तो प्यारी शुई, तुम पिछले 30 घंटे से मेरी देखभाल कर रही थी? जो सुनकर शुई थोड़ा ब्लश करते हुए कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो, पर ये भूलो मत कि मैं एक डॉक्टर हूँ। पर क्या तुम्हें बीमार महसूस हो रहा है? ट्रेन 3000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर चल रही है। तभी क्वीयू सूंघते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ, यहाँ बहुत बदबू आ रही है, मुझे बचपन से ही हॉस्पिटल आना पसंद नहीं है, चलो अपने केबिन में वापस चलते हैं। तभी क्वीयू को चक्कर आने लगते हैं और वो शुई के संतरे पकड़ लेता है, जिस वजह से उसे नोज ब्लीड होने लगती है और वो सोच रहा होता है, इस टिकट के लिए 800 युआन पूरे वर्थ इट है। और तभी शुई उसे अपने पाम से हिट करती है, जिस वजह से उसके मुंह से खून आ जाता है और शुई क्वीयू के साथ बेड पर गिर जाती है। और जब शुई उठते हुए क्वीयू को देखती है तो वो ऑलमोस्ट मर चुका होता है। और शुई कहती है, अरे नहीं, मैंने इसे कंडेंस्ड यांग हैंड से हिट किया, क्या मैंने इसे मार दिया? तभी हमें बताया जाता है, कंडेंस्ड यांग हैंड शुईयू की फैमिली की सीक्रेट टेक्निक है जो कि फैमिली में पास डाउन की जाती है। इसे आमतौर पर लोगों का इलाज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बट ऑफ कोर्स ये इतना पावरफुल है कि इससे सेल्फ डिफेंस के लिए अटैक किया जा सके। तभी क्वीयू खांसने लगता है और हमें और बताया जाता है, हालांकि शुई ने अपनी 30% ही पावर यूज की थी, पर फिर भी ये किसी नॉर्मल इंसान को मौत के घाट उतारने के लिए थोड़ी ज़्यादा है। तभी शुई कहती है, मुझे इसका जल्दी ही इलाज करना होगा, नहीं तो कुछ देर में क्वीयू सच में मर जाएगा। और तभी वो उसका शर्ट निकाल देती है और अब हमें क्वीयू दिखाया जाता है जिसका लेफ्ट शोल्डर पूरा सूज चुका होता है। तभी शुई दरवाजा बंद करती है और सोचने लगती है, इसकी तो एक हड्डी बढ़ चुकी है, कंडेंस्ड यांग हैंड की यांग क्यूआई इसकी बॉडी पर गलत रिएक्ट कर रही है, पर मेरे पास अब इस पर ध्यान देने का समय नहीं है, मुझे अब इसका इलाज करना होगा। तभी शुई थोड़ी सी हैरान हो जाती है क्योंकि क्वीयू की बॉडी पर एक टैटू अपेयर हो चुका होता है, जिसे देखकर शुई कहती है, क्या ये एक टैटू है? पर ये इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? टैटू की वजह से शुई बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो चुकी होती है और वो क्वीयू को पलटा देती है और सोच रही होती है, इसका तो ऑलमोस्ट पूरा बैक टैटू से कवर है, क्या ये एक इनविजिबल टैटू पैटर्न है? डैड ने एक बार बताया था, पिजन ब्लड के साथ कुछ हर्ब्स मिलाकर उससे टैटू बनाया जाए तो वो नॉर्मली नजर नहीं आता, ये बस तभी नजर आता जब ब्लड से क्यूआई मिलती है। मैं सोच भी नहीं सकती इसे इतना डिटेल टैटू बनवाने में कितना दर्द हुआ होगा, क्या ये सच में कोई अनाटॉमी आर्टिस्ट है? तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब क्वीयू शुई को अपने बनाए हुए अनाटॉमी आर्ट्स के बारे में बता रहा था, क्या मैं कपड़े उतार दूं तुम्हें बताने के लिए एनाटॉमी आर्ट क्या होता है? और क्वीयू की बात सुनकर शुई सोच रही होती है, ये कितना ठरकी है, और कहती है, नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है कपड़े उतारने की। और अब सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आता है जहाँ शुई सोच रही होती है, ऐसा लगता है कि मैंने एक बुक को उसके कवर से ही जज कर लिया है। तभी वो क्वीयू को दोबारा से पलटाकर सीधा कर देती है और क्वीयू के टैटू को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि उसका सिंग लाल हो चुका होता है और वो सोच रही होती है, ये क्या हो रहा है, इस मॉन्स्टर का सिंग लाल क्यों हो गया? और इसी के साथ इसके कंधे की सूजन भी गायब हो गई है, यहाँ तक कि सांसें भी नॉर्मली ले रहा है। क्या हो रहा है, ये क्या ही फर्क पड़ता है, जब तक ये मरा नहीं तब तक सब कुछ ठीक है। तभी टैटू गायब हो जाता है और शुई बहुत ही ब्लश करते हुए सोच रही होती है, इसने मुझे छुआ था, मैं जानती हूँ कि इसने वो जानबूझकर नहीं किया था, पर फिर भी यह बहुत एम्बैरेसिंग है। तभी क्वीयू बेहोशी की हालत में कहता है, बहुत बड़े। और शुई समझ जाती है क्वीयू जागने वाला है, इसीलिए उसको उसका शर्ट वापस पहना देती है और थोड़ी दूर चले जाती है। जैसे ही क्वीयू जागता है वो वापस आने लगती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी क्वीयू पूछता है, मुझे क्या हुआ है और मैं अचानक से बेहोश कैसे हो गया था? जिसके जवाब में शुई कहती है, मैं नहीं जानती, शायद इसकी वजह ये हो सकती है कि आपकी बॉडी अभी तक ठीक नहीं हुई हो और ऊंचाई की बीमारी से आप इफेक्टेड हो। और क्वीयू कहता है, क्या सच में ऐसी बात है? लास्ट मुझे ये याद है कि तुमने मुझे धक्का दिया था और उसके आगे मुझे कुछ याद नहीं, और ये अजीब है, मैं इतना बीमार कब हो गया और मेरे कपड़े इतने अजीब क्यों फील हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा शरीर बहुत हल्का हो गया है। तभी शुई वहाँ से वापस जाते हुए कहती है, अब तुम ठीक हो तो मैं अपने कैबिन में वापस जा रही हूँ। तभी क्वीयू कहता है, शुई एक सेकंड रुको, मैं भी तुम्हारे साथ वापस चलूंगा, वैसे भी मैं ठीक हो चुका हूँ। तभी हमें बताया जाता है जब वो दोनों अपने कैबिन में वापस पहुंचते हैं तो क्वीयू खिड़की के बाहर देखकर हैरान हो जाता है, जहाँ बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ और एक ऐसा आसमान जिसमें पॉल्यूशन का नामो निशान नहीं है। इस व्यू ने मानो क्वीयू के दिल को छू लिया हो। और रास्ते में शुई ने क्वीयू को पहाड़ों पर मौजूद चीजों के बारे में बताया, जैसे लोगों के लगाए हुए प्रेयर फ्लैग्स, बर्फीले पहाड़ों के यक्स और मेजेस्टिक बुद्धा पैलेस।
और क्वियो कुछ ऐसा पैलेस इमेजिन कर रहा होता है और तभी क्वियो आसमान को देखकर कहता है ये तो किसी वर्जिन की तरह प्योर है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर सीजन स्टेशन पर आ जाता है जहाँ ठीक 9:30 बजे ट्रेन पहुंच चुकी होती है और शुई वहां से जाते हुए कह रही होती है जिंगचांग कंट्री बहुत बड़ा है, अगर किस्मत रही तो हम दोबारा मिलेंगे। बाद में क्वियो अपने बेस्ट फ्रेंड टियानशु को कॉल करता है और कहता है ब्रो मैं सीजन पहुंच चुका हूँ। तभी टियानशु कहता है बॉस मैं आपके वापस आने का इंतजार कर रहा हूँ। उसके बाद क्वियो बुद्धा पैलेस चले जाता है और पैलेस को देखकर कहता है तो ये है बुद्धा पैलेस, कितना खूबसूरत है। तभी वहाँ पर एक मॉन्क आते हुए कहता है ये जगह खूबसूरत है और ये लेजेंड इसी पल से शुरू होता है। थोड़ी सी तू लाइक करा दे, थोड़ा तो सब्सक्राइब करा दे, मेरी वीडियो ट्रेंड करा दे, मुझको भी तू वायरल करा दे, लाइक करा दे, सब्सक्राइब करा दे, ओ भाई तू जल्दी करा दे।